हेलो बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स पर कि किस तरह के इंस्ट्रक्शंस पर वो काम कर रहा होता है, उस आधार पर उसको हम लोग कौन कौन से कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करा था रिस्क के बारे में, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिस्क के बारे में। ठीक है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या कंप्यूटर्स। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो जैसा हम लोग रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में देखे थे कि उसमें जोर दिया जाता है कि हार्डवेयर को सिंपल रखा जाए और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसमें इंक्रीज हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस को हम लोग सिंपल रखते हैं, छोटा छोटे इंस्ट्रक्शंस में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे लोड करने के लिए अलग सिंटैक्स होगा, स्टोर करने के लिए अलग सिंटैक्स होगा, कंप्यूटेशन के लिए अलग सिंटैक्स होगा। तो इस तरह से काम होता है। जबकि सिस्क में यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इंफेसिस देते हैं कि एक ही इंस्ट्रक्शन मेरा बहुत सारा काम परफॉर्म कर सके। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कमांड देते हैं तो वो ये सारा चीज परफॉर्म करना चाहिए कि वो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको वो लोड भी करेगा मेमोरी में, उसको कंप्यूट भी करेगा यानी इवेल्युएट करेगा और फिर रिजल्ट को स्टोर भी करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग चूंकि एक ही इंस्ट्रक्शन जो है एक से ज्यादा काम परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसका डिकोडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ज़्यादा सिंपल नहीं रहेगा, हार्डवेयर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो जो मेन आइडिया होता है रिस्क के लिए वो ये है कि हार्डवेयर को हम लोग सिंपल सिस्क के लिए कि जो मेन आइडिया बिहाइंड सिस्क है कि वो सिंगल इंस्ट्रक्शन बहुत सारा काम परफॉर्म कर सकता है, जैसे लोडिंग है, इवेल्युएटिंग है, स्टोरिंग है, ये सारा चीज। ठीक है, तो सिस्क अप्रोच जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम को हम लोग मिनिमाइज करने पर जोर देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, है ना। चूंकि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं तो सीपीयू क्लॉक का एक साइकिल से ज़्यादा लगेगा किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये इसमें उससे रिस्क से अलग चीज होगा। अगर हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्क, क्या क्या इनमें खास बातें हैं। तो पहला कि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होंगे, इसीलिए इनका डिकोडिंग भी जो है कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग कह सकते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होंगे, हेंस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। तो इनका डिकोडिंग भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा, जैसे रिस्क में होता था कि वन वर्ड इंस्ट्रक्शन रहता था, जैसे ऐड, स्टोर, इस तरह से। तो इसमें साइज ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो वन वर्ड से ज्यादा होगा। तो इंस्ट्रक्शंस आर लार्जर, इंस्ट्रक्शंस आर larger than one
वर्ड साइज, एक ये कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा। इंस्ट्रक्शन जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो इंस्ट्रक्शन में टेक मोर देन single clock cycle to execute, single clock cycle to execute, सिंगल क्लॉक साइकिल से इसमें ज्यादा लगेगा। जनरल पर्पस रजिस्टर्स का जो संख्या है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कम रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ऑपरेशंस जो है मेमोरी में ही परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेस नंबर्स ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स, लेस नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑपरेशंस टेक्स प्लेस या गेट परफॉर्म्ड इन मेमोरी इटसेल्फ। ठीक है, इसमें एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स कॉम्प्लेक्स होंगे, और यहां पर हमको ज्यादा डेटा टाइप्स अवेलेबल होगा, मोर डेटा टाइप्स। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपको सिस्क के बारे में, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, है ना। तो ज़्यादा इसमें जोर दिया जाता है आपको कि एक इंस्ट्रक्शन जो है, एक इंस्ट्रक्शन एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करता हो, और उस पर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हार्डवेयर हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एड्रेसिंग मोड्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल का रिक्वायरमेंट होगा किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सब कुछ बदलाव हैं उसके कंपैरिजन में, रिस्क के कंपैरिजन में। दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में लिखाए हैं वही दोनों में डिफरेंस में भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं थर्ड टाइप का, कि वो है एपिक। एपिक का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सप्लिसिटली पैरेलल, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये दोनों मतलब रिस्क और सिस्क, ये दोनों के जो बेस्ट थिंग्स हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करता है, और जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल इट प्रोवाइड्स पैरेलल कंप्यूटिंग को ये परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसके मेजर प्रॉपर्टीज के रूप में अगर हम बात करें तो हम लोग ये कहेंगे कि पहला, कि इसमें फिक्स्ड विड्थ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है ना। इसमें फिक्स्ड विड्थ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वेरिएबल साइज के इंस्ट्रक्शंस हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं वो सिक्वेंशियल सिमेंटिक्स यूज करके लिखे जाएंगे, है ना, जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करते हों। और फाइनली कंप्यूटर शुड प्ले द की रोल इन डिजाइनिंग द प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, and the architecture should provide the requisite support for it to do so successfully। ठीक है, कंपाइलर जो है वो की रोल इसमें प्ले करेगा डिजाइनिंग द प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, कि वो प्लान जो हमारा है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, और जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है
वो उसको सपोर्ट करेगा उसको एग्जीक्यूट करने में। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, इसका केवल डेफिनेशन तुमको ध्यान में रखना है कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग कह रहे हैं, तो ये दोनों जो रिस्क और सिस्क है दोनों के बेस्ट थिंग्स जो हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, और पैरेलल कंप्यूटिंग को ये सपोर्ट करता है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कंप्यूटर का मेजर एक कंपोनेंट है द मेमोरी डिवाइसेस, द मेमोरी डिवाइसेस। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिना मेमोरी के कोई भी कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मेमोरी को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं रहेगा तो ऐसे सिस्टम का कल्पना करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिना प्राइमरी मेमोरी के कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बिना सेकेंडरी मेमोरी के आप किसी चीज़ को परमानेंटली सेव करके नहीं रख पाओगे, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होता है। हम लोग आते हैं उस पर अभी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस सेक्शन में बात करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एसेंशियल कंपोनेंट जो कंप्यूटर का है वो उसका मेमोरी होता है। बिना मेमोरी के हम लोग कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये उपयोग में आता है डेटा या इंस्ट्रक्शन या दोनों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जनरली मेमोरी से अगर हम लोग सिंपल मेमोरी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी मतलब जहां पर लोड होकर के प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसको मेन मेमोरी कहते हैं। तो मेन मेमोरी जो कंप्यूटर का होता है वो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक उसका रफ आइडिया देखा जाए कि मेन मेमोरी का आर्किटेक्चर किस तरह का होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेन मेमोरी को हम लोग n वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हर एक वर्ड जो है फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, माने हर एक में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स होगा, जिसको कि हम लोग उसका कहते हैं वर्ड लेंथ है। जैसे मान लो कि हम कहते हैं, सपोज करो एक फिगर बनाते हैं, जैसे मान लो ऐसा हम एक फिगर बना दिए कि भाई ऐसे चल रहा है, ठीक है। और चलिए मान लीजिए ये यहाँ पर मेरा एंड हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये सपोज करो कि मेमोरी का एक आर्किटेक्चर है, एक्सक्यूज मी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये डिवाइडेड है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू m, और ये है 0 1 2 सो ऑन अप टू n, ठीक है। तो ये जो 0 1 2 3 4 ये सब लिखे हैं ये डिनोट कर रहा है मेरा एड्रेस, और ये मेरा हो गया कि एक वर्ड का लेंथ, मतलब एक वर्ड जो हमारा किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा है वो कितने बिट का है। तो हम लोग ये कहेंगे कि m बिट का है। ये गिवन मेमोरी जो है वो डिवाइड किया गया n वर्ड्स में, और हर एक वर्ड जो है उसको असाइन किया गया है एक एड्रेस मेमोरी में। हर एक वर्ड जो है सेम नंबर ऑफ बिट्स से बना होगा, जिसको कि हम लोग उसका कहते हैं वर्ड लेंथ है। जैसे यहां पर वर्ड लेंथ है m, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो कि 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू n इस तरह से चलता है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि उसको डिज़ाइन करते समय एड्रेसिंग स्कीम कौन सा फॉलो किया गया है। पार्टिकुलरली जब हम लोग देखते हैं किसी जगह का मेमोरी एड्रेस अगर हम लोग रिट्रीव करते हैं, पता करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो जनरली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आता है। लेकिन जो भी होता हो वो मेमोरी का जो हमारा होता है, क्या कहते हैं, एड्रेसिंग स्कीम्स जो होता है, वो कंसिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को कंसिक्यूटिव नंबर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये कंसिक्यूटिव नंबर से डिनोट हो गया। सपोज करो कि 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू जो लार्जेस्ट एड्रेस है। एड्रेस 0 पर हमारा पहला वर्ड होगा, एड्रेस 1 पर दूसरा, 2 पर तीसरा, और इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मेमोरी एड्रेस और कंटेंट ऑफ मेमोरी में थोड़ा अंतर है, डिफरेंस है एड्रेस में और उसके कंटेंट में। उस एड्रेस में कंटेंट क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसको समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं किस तरह से, तो थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली ध्यान दो। हम अगर कहेंगे कि मान लो ये मेरा एक बड़ा सा कोई एक आर्किटेक्चर है, माने आर्किटेक्ट किया हुआ एक चीज है जिसमें अलग अलग कैबिनेट बने हुए हैं, दराज बने हुए हैं, ये सब अलग अलग कैबिनेट है, ड्रॉवर है, कह सकते हैं ड्रॉवर, जिसको हम लोग कहते हैं ना, कोई टेबल वगैरह में ड्रॉवर बना हुआ रहता है, उसको खींचते हैं, कोई सामान उसमें रखते हैं, फिर उसको ढकेल करके बंद कर देते हैं। तो ये सब डिफरेंट ड्रॉवर्स हैं, ये कैबिनेट है। तो हर एक ड्रॉवर में आगे में जो नंबर लगा हुआ है ना, वो उसका एड्रेस हो गया कि ये ड्रॉवर पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा ड्रॉवर है, एंड सो ऑन अप टू। तो कहने का मतलब है कि ड्रॉवर के बाहर में एक हम लोग स्टिकर लगा दिए कि भाई कि ये उसका नंबर है, तो वो क्या हो गया, उसका एड्रेस। लेकिन कंटेंट किसको कहेंगे, तो उस ड्रॉवर के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो हो गया उसका कंटेंट। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है कि ये हमारा जो है ये सब मेमोरी एड्रेस हो गया, और इनके कंटेंट के रूप में जो वर्ड्स यहां पर हमारा स्टोर्ड है वो होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि मेमोरी एड्रेस और उनके कंटेंट में अंतर होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब मेमोरी अगर मान लो हम कहें कि कोई मेमोरी जिसमें कि सपोज करो 4096 लोकेशंस हैं, जिसमें कि हर एक लोकेशंस में 16 बिट है, मतलब उसका वर्ड लेंथ 16 बिट का है, और टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस हमारा है 4096। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक 4K 16 बिट मेमोरी है। 4K, K फॉर किलोबाइट, 1 किलोबाइट हो गया, 1 किलोबाइट या किलोबिट जो कहें, 1K हो गया 1024, 1024 1K हो गया कंप्यूटर के टर्म में। तो उसका 4 गुना हो गया 4096। तो ये जो हम तुमको 4096 कह रहे हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है, तो उसको हम 4K से डिनोट कर दिए, और 16 बिट का उसका वर्ड लेंथ है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि 4K 16 बिट मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी दोनों तरह का हो सकता है कि ऐसा भी मेमोरी हो सकता है जिससे हम केवल कंटेंट रीड कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट इनटू इट, हम लोग उस पर कोई भी चीज़ लिख नहीं सकते, है ना। तो ऐसे मेमोरी को हम लोग कहते हैं कि भाई रीड ओनली मेमोरी है। वो भी प्राइमरी मेमोरी के अंडर ही आता है, मेन मेमोरी के अंडर ही आता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे अभी। तो वैसा मेमोरी जिससे कि हम लोग केवल रीड कर सकते हैं वो रीड ओनली मेमोरी कहलाएगा। जिसमें हम लोग अब एक चीज और है कि रीड ओनली मेमोरी कह रहे हैं, मतलब उससे केवल डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो भी डेटा स्टोर्ड रहेंगे वो परमानेंटली रहेंगे, परमानेंट वे में। उस पर हम लोग बात करेंगे, अभी बस थोड़ी देर में आते हैं उस पर। और कुछ मेमोरी इस तरह के होंगे कि जिसपे हम लोग जिससे डेटा रीड भी कर सकते हैं, डेटा उसमें राइट भी कर सकते हैं। जैसे मेन मेमोरी हमारा कंप्यूटर का है, हम लोग किसी भी लोकेशन से डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो वोलेटाइल होता है, परमानेंटली मेन मेमोरी में तो नहीं होगा। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी में आप रख सकते हो, वहाँ वो भी रीड राइट मेमोरी है ना, कि वहाँ से भी, जैसे हार्ड डिस्क है तो वहाँ से हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम कोई फाइल स्टोर भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी रीड राइट मेमोरी है।
तो मेमोरी जिससे हम लोग रीडिंग और जिससे डेटा रीड भी किया जा सकता है, उस पर हम लोग राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो रीड राइट मेमोरी कहलाता है। और जिसमें केवल प्रोग्राम और डेटा परमानेंटली स्टोर्ड है, उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, केवल डेटा उससे रीड कर सकते हैं, वो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम और डेटा जिसको कि एग्जीक्यूट होना है उसको मेन मेमोरी में आना होगा। बिना मेन मेमोरी में उसको लोड किए हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रोग्राम या डेटा जिसका इमीडिएटली हमारा रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, हम लोग उसको ऑफलाइन यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग उसको रख सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तब उसको मेन मेमोरी में लाया जा सकता है फॉर एग्जीक्यूशन। सेकेंडरी मेमोरी जैसे मान लो फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के अंडर आते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अब ये तो बात एक इंट्रोडक्शन हो गया आपका मेन मेमोरी के बारे में या मेमोरी डिवाइसेस के बारे में। तो अब चलो हम लोग आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी को किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे द मेन मेमोरी, जिसको कि हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी को हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मेन मेमोरी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है रैम, जिसको कि एक्सपैंड करके हम कह सकते हैं ये कहलाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहेंगे, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। डिटेल में आएंगे ये दोनों में। तो मेन मेमोरी में ये दोनों आ जाएंगे, रैम भी होंगे, रोम भी होंगे। रैम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। अब इनके बारे में बात कर लें तो शुरुआत करें हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी से। रैंडम एक्सेस मेमोरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में आता है रैम के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम लोग कह सकते हैं कि मेमोरी सेल्स जो है वो एक्सेस किया जा सकता है इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी डिजायर्ड लोकेशन से, है ना। मतलब प्रोसेस जो होता है वर्ड को लोकेट करने का और वहां से डेटा रीड करने का, वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, चाहे तुम किसी भी लोकेशन से डेटा रीड करो। जैसे मान लो मेन मेमोरी में हमारा जो डिफरेंट सेल्स है अलग अलग जगह पर हमारा, जैसे अभी तुमको बनाया ना कि वो ड्रॉवर और कैबिनेट के रूप में जो दिखलाए थे, तो किसी भी लोकेशन से डेटा अगर हमको रीड करना है तो उसके लिए हमको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। तो और रैंडमली हम किसी भी लोकेशन को हिट कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कम्युनिकेशन जो मेमोरी और उसके इन्वायरमेंट के बीच में होता है वो होता है थ्रू द डेटा इनपुट एंड आउटपुट लाइंस, एड्रेस सिलेक्शन लाइंस और कंट्रोल लाइंस, जो कि स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर। मतलब अगर हम तुमको इसको एक फिगर से समझाएं तो जैसे ये मान लो हमारा रैम है, सपोज करो ये मेरा रैम है, ठीक है, ये रैम मेमोरी यूनिट है, रैम है। सपोज करो ये इनपुट लाइंस हो गया एंड डेटा इनपुट लाइंस, इनपुट लाइंस, और ये हो गया एन डेटा आउटपुट लाइंस। अब एड्रेस भी हम लोगों को देना पड़ता है कि भाई किस एड्रेस से हमको डेटा रीड करना है। तो एक हमारा ये हो गया मान लो के एड्रेस लाइंस, के एड्रेस लाइंस। अब के एड्रेस लाइन अगर है मतलब इसका जो वर्ड है हमारा जो कैपेसिटी है वो 2 टू द पावर के वर्ड्स का हो जाएगा और हर एक वर्ड में n बिट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों से हम इसके बारे में कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इट इज 2 टू द पावर के
मेमोरी लोकेशंस इसमें हैं और हर एक मेमोरी लोकेशन में n बिट हमारा डेटा स्टोर्ड है। जैसा अभी तुमको कहे थे ना 4K 16 बिट मेमोरी, तो ये 2 टू द पावर के n बिट मेमोरी हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट 2 टू द पावर k वर्ड्स, 2 टू द पावर k वर्ड्स इसमें टोटल होंगे इन टोटल, और n बिट होंगे सभी हर एक वर्ड में, n बिट्स पर वर्ड। ठीक है, तो ये तो एड्रेस लाइन हो गया। अब दो कंट्रोल लाइंस के रूप में हमारा रीड और राइट होगा, कंट्रोल सिग्नल, ये हो गए रीड के लिए, ये हो गया राइट के लिए, ये दोनों को हम लोग कहेंगे कंट्रोल लाइंस है। ठीक है, तो इसको तुम समझ सकते हो एक रैंडम एक्सेस मेमोरी के एक रफ आर्किटेक्चर के रूप में। ठीक है, तो हम ये क्या क्या कह रहे हैं कि मेमोरी और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो इनपुट लाइंस, आउटपुट लाइंस, एड्रेस सिलेक्शन लाइंस और कंट्रोल लाइंस, है ना, इनके मदद से होता है। जैसा कि इस फिगर में हम लोग दिखला रहे हैं क्या कि एन डेटा इनपुट लाइन प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी। क्या मेमोरी में हमारा डेटा जाएगा, वो एन डेटा इनपुट लाइन प्रोवाइड करेगा। एन डेटा आउटपुट लाइन सप्लाई करेगा इंफॉर्मेशन कमिंग आउट फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से जो डेटा हम लोग रीड करेंगे वो एन आउटपुट लाइन के थ्रू आएगा। ये के एड्रेस लाइंस जो है वो प्रोवाइड करता है बाइनरी नंबर ऑफ के बिट्स, है ना, जो कि किसी एक पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। तो के बिट है तो टोटल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन उसका होता है वो होता है 2 टू द पावर के। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 2 टू द पावर के वर्ड्स का है। 2 टू द पावर के लोकेशंस डिफरेंटली अवेलेबल होंगे जहां पर हम कोई वर्ड को स्टोर कर सकते हैं। दो कंट्रोल इनपुट लाइंस हैं जो कि स्पेसिफाई करेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर, कि डेटा रीड करना है या डेटा उसमें राइट करना है। तो इसमें जो मेन डिसएडवांटेज है, मेन मेमोरी में जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम लोग इसमें परमानेंट वे में डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, या हम लोग ये कहें कि ये वोलेटाइल होता है नेचर में। जनरली तुमको ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जब लिखोगे तो उस पर भी तुम ये चीज़ चर्चा कर सकते हो कि कौन सा मेमोरी वोलेटाइल होता है। तो भाई प्राइमरी मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मेन मेमोरी, ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल इन नेचर मतलब इसमें हम डेटा परमानेंट वे में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जब तक इसमें पावर सप्लाई हो रहा है तभी तक इसमें डेटा स्टोर्ड रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गया, ऑफ हो गया, तो डेटा इससे हमारा इरेज हो जाएगा। इसमें से डेटा हम लोग परमानेंट, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें डेटा परमानेंट वे में स्टोर नहीं करके रखा जा सकता है। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है ना, कि ये वोलेटाइल मेमोरी होता है कि जैसे ही पावर गया इससे डेटा हमारा जो है वो हट जाता है। अब रैम को भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। टाइप्स ऑफ रैम, तो इसको भी दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं, रैम को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कहलाता है डायनामिक रैम, डायनामिक रैम, इन शॉर्ट डी रैम। शायद तुम ये कभी देखे होगे किसी के कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ रहेगा। जैसे मोबाइल भी अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन उसका देखोगे, सपोज करो कोई एक शॉपिंग साइट देख लो, जैसे मान लो कोई भी फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, और किसी मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देखो तो रैम का जब दिया हुआ रहता है कि भाई यहाँ पर 6 GB रैम अवेलेबल है, 4 GB रैम अवेलेबल है, कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो उसमें दिया हुआ रहता है कि किस टाइप का रैम है, डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है, ये स्पेसिफाई किया रहता है जरूर कहीं ना कहीं। तो टाइप्स ऑफ रैम का बात करें तो एक हमारा उसमें हो गया डायनामिक रैम, डी रैम, और दूसरा होता है स्टैटिक रैम,
स्टैटिक रैम, इन शॉर्ट एस रैम। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों में जो डिफरेंस है वो उसके आर्किटेक्चर पर ही डिपेंड करता है। मतलब ये दोनों का बनावट ही अलग अलग है। हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है इनके वर्क करने का, उसमें अंतर है स्टैटिक रैम में और डायनामिक रैम में। डायनामिक रैम हम लोग कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू स्टैटिक रैम थोड़ा सा सस्ता होता है, और इसीलिए ज़्यादातर यही यूज़ होता है अभी डिफरेंट सिस्टम्स में। स्टैटिक रैम को जनरली कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर ये दोनों को एक्सप्लेन करने में, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग बात करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।